Hello friends, I am CA Rahul Agarwal. I welcome you all to my YouTube channel Step Ahead Classes. फ्रेंड्स, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सीरीज में अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो दोनों क्लासेस नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दोनों क्लासेस का लिंक डाल दूंगा। आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ लेना। इसके बाद तीसरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीसरी चीज आती है वो है बैलेंस शीट। हम लोग सोल प्रोप्राइटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं। वो तीन चीजें बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत सिंपल है, देखो नाम ही क्या है उसका, बैलेंस शीट मतलब शीट ऑफ बैलेंसेस। किस चीज के बैलेंसेस? असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया भी था कि अकाउंट्स 5 पार्ट में डिवाइड है, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो जो रेवेन्यू और एक्सपेंस है वो हम ऑलरेडी ट्रेडिंग और P&L में ले जा चुके। अब जो बैलेंसेस बच गए असेट, लायबिलिटी और कैपिटल के, उन बैलेंसेस को हम यहां पर लिखेंगे क्योंकि ये आगे चलकर कैरी फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, असेट जो इस साल के एंड में है वो अगले साल भी तो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि 31 दिसंबर को जो चीजें हमारे पास होगी 1 जनवरी को जब हम अपना ऑफिस खोलेंगे तो वो सब गायब हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई अगर पिछले साल हमने लायबिलिटी ली है, मतलब कोई लोन लिया है किसी से, अगर वो रीपे नहीं किया गया पिछले साल ही, तो वो भी तो कैरी फॉरवर्ड होगा, ऐसी कैपिटल भी। लेकिन इनकम और एक्सपेंस दो ऐसी चीजें थी जो उस साल की उसी साल खत्म हो गई, प्रॉफिट निकल कर आ गया उससे, वो प्रॉफिट हमने अपनी कैपिटल में जोड़ लिया। अब फिर इस साल हमें मेहनत करके फिर से सेल करनी है, फिर से खर्चे करने हैं, वो सब चीजें चलेगी। लेकिन असेट, लायबिलिटी, कैपिटल ऐसी है जो कैरी फॉरवर्ड होगी, इसीलिए उसका नाम है बैलेंस शीट, अ शीट ऑफ बैलेंसेस ऑफ असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। कैसे बनता है देखिए, ये कोई लेजर नहीं है तो गलती से भी डेबिट और क्रेडिट मत लिख देना। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक शीट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटीज दिखाई जाती हैं, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। एज, एट। आपने एक डिफरेंस नोट किया हो, अगर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त हमने लिखा था फॉर द ईयर एंडेड, यहां पर फॉर द ईयर ना लिखकर क्या लिख रहे हैं, एज एट 31 मार्च 2022। एज एट और फॉर द ईयर में क्या फर्क है? वहां पर जो इनकम और एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो पूरे साल के आ रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी भी आइटम्स आ रही है वो पूरे साल को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन बैलेंस शीट में जो हम यहां पर ये फिगर डाल रहे हैं ये पूरे साल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये 31 को, जिस दिन मतलब बैलेंस शीट बना रहे उस दिन इसकी क्या फिगर है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि पूरे साल तो हो सकता है फिगर चेंज हुई हो। अब फर्नीचर जो साल के शुरू में था, हो सकता है बीच में हम लोग ने रिनोवेशन वगैरह करा हो तो और फर्नीचर आया हो, उसमें बीच में एक आध फर्नीचर पुराना टूट गया हो, उसको वापस मतलब हमने बेचा हो, स्क्रैप कर दिया हो, तो लास्ट में कितना बैलेंस बच गया वो हमारा यहां पर निकल कर आता है। इसीलिए एज एट 31 मार्च क्या फिगर है वो यहां लिखते हैं, यहां पर फॉर द ईयर नहीं होता। ठीक है, लायबिलिटीज में अगर हम चले, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैपिटल। हो सकता है आपको डाउट आए कि कहे तो लायबिलिटी रहे हैं फिर लिख रहे हैं कैपिटल। आप लोगों ने अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। नहीं भी पढ़ा तो अब समझ लो। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग अलग है। तो ओनर को भी एक तरीके की आउटसाइडर है क्योंकि ओनर भी, तो ओनर को भी लायबिलिटी माना जाता है। ओनर ने जो पैसा लगाया फर्म के लिए वो भी एक लायबिलिटी है। वो बात और है कि जो ओनर को पैसे देना है वो एक इंटरनल लायबिलिटी है और जो बाहर वालों को देना है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। बट है तो ये भी, अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो भी एक लायबिलिटी का ही पार्ट बनती है। ठीक है, तो कैपिटल में हम सबसे पहले लिखते हैं जो साल के शुरू में कैपिटल थी, ओपनिंग। अभी हमने नेट प्रॉफिट निकाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लास्ट क्लास में आपने देखा होगा
लास्ट वीडियो में, वो जो नेट प्रॉफिट निकाला वो इसमें ऐड हो जाएगा। नेट प्रॉफिट ना ओनर कभी भी पूरा का पूरा घर पर लेकर नहीं जाता, इसीलिए कैपिटल में ऐड कर रहे हैं। ओनर, कभी आपने नहीं सुना होगा किसी के फादर अगर बिजनेसमैन है कि साल के एंड में जो नेट प्रॉफिट निकल के आया वो पूरा पैसा घर पर ले आए कि ये देखो मुझे इतने का प्रॉफिट हुआ है, नहीं। लेकिन हाँ, उनको घर भी चलाना है, तो घर चलाना है उसके लिए वो क्या करते रहते होंगे साल के बीच में? ड्रॉइंग्स। उसके लिए जरूरी है कि वो वेट करे साल का एंड होने का कि नेट प्रॉफिट आएगा तब वो लेकर आऊंगा। अगर उनको घर चलाने के लिए पैसा चाहिए तो वो पैसा विड्रॉ करते रहेंगे बीच बीच में, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो वो ड्रॉइंग्स इसमें से क्या कर देंगे हम? माइनस, जो पैसा ऑलरेडी निकाल लिया। नेट प्रॉफिट हम घर पर ना ले जाकर अपनी कैपिटल में ही ऐड करते हैं, क्योंकि पैसे से पैसा बनता है। जितना पैसा बिजनेस में रखा रहेगा और ज्यादा बिजनेस ग्रो करेगा। रखा रहेगा मतलब यूटिलाइज होगा। अगर हम बिजनेस में लगाएंगे उस पैसे को तो बिजनेस हमारा और ग्रो करेगा। तो कैपिटल हो गई। इसके बाद लायबिलिटीज, कौन कौन सी लायबिलिटी हो सकती है? लोन फ्रॉम बैंक, अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ है। लोन फ्रॉम अदर्स, हो सकता है और किसी से लोन ले रखा हो, वो भी लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। क्रेडिटर और बिल्स पेबल में डिफरेंस पता है ना आपको? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल एक ही तरीके की, नेचर एक ही है, दोनों करंट लायबिलिटी है जो पे करनी है एक साल के अंदर अंदर। बट बिल्स पेबल में एक डेट फिक्स हो जाती है कि इस दिन इतने महीने बाद एक बिल बनता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने पढ़ा होगा, और उसमें वो डेट मेंशन होती है कि इस तारीख को पैसे देने जाना है, तो बिल्स पेबल। और क्या हो सकते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर हम कोई एक्सपेंस को पे ना करें तो वो हमारा ड्यू डेट पर, अगर हम पे ना करें तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाएगा। तो वो एक्सपेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लायबिलिटी में। अभी हम डिटेल में एडजस्टमेंट्स में डिस्कस करेंगे, बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस की डेट आ गई बट हमने उसको पे नहीं करा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम मिल जाना। अगर इनकम हमें एडवांस में मिल गई, अभी सामने वाले को सर्विस देना बाकी है, तो वो एक लायबिलिटी होती है। इनकम जल्दी मिलना कोई इनकम में नहीं कंसिडर कर लेते। हमारी जो अकाउंट्स होती है ना, वो अक्रूवल बेसिस पर चलती है, कैश बेसिस पर नहीं चलती। अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? जो चीज जिस पीरियड से परटेन करती है उसको तभी रिकॉर्ड करो, वेदर यू हैव पेड और नॉट, वेदर यू हैव रिसीव्ड और नॉट। इसी वजह से तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा मैंने। अगर सैलरी हमने 11 ही महीने की दी, 1 महीने की रह गई, तो भी कंसिडर करो और 1 महीने की यहां लिखो। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने उसको मना कर दिया कि हम देंगे ही नहीं, तो बात और है। बट हम उसको कह रहे हैं हम देंगे लेकिन अभी नहीं दे पा रहे, बाद में देंगे, तो ये हमारी एक लायबिलिटी है, क्योंकि ये इस साल से पर्टेन करती है, इसलिए हमने इसको इसी साल में कंसिडर करा। अगले साल थोड़ी ना 13 महीने की रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, ठीक है? ये अक्रूवल बेसिस कहता है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ऑब्लिगेशन है भाई, या तो सर्विस देनी है, बाय चांस अगर हम उसको वो सर्विस नहीं दे पाए तो उसका पैसा वापस करना है। तो ये इनकम कहाँ हुई? अभी दोनों तरीके से इनकम नहीं है, या तो पैसा वापस करना पड़ेगा या भी उसका काम करके देना होगा। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, ठीक है? असेट्स में अगर हम चले, असेट्स में फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, ये सब हम एग्जांपल्स लिख रहे हैं। और भी बहुत कुछ लायबिलिटी में भी और भी बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट्स, अगर हमने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, एफडीज वगैरह करवा रखी हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अगर बैंक में जो बैलेंस है, करंट अकाउंट वगैरह, वो यहां आ जाएगा। डेटर्स या फिर बिल्स रिसीवेबल यहां आ जाएंगे। और अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम क्या होती है?
वो अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट्स बना रहे ना, अक्रूड इनकम मतलब इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम हमने अर्न कर ली, हमने किसी को किराए पर जगह दे रखी थी, वो महीना पूरा हो गया उसका, बट अभी उससे पैसे आने बाकी हैं, बट महीना पूरा हो गया तो इस साल से पर्टेन करता है, रिकॉर्ड तो कर लो, आज नहीं तो कल पैसे तो वो दे ही देगा, तो अक्रूड इनकम। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो हमने टाइम से पहले ही पे कर दिए, तो उसको खर्चों में थोड़ी ना रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस थोड़ी ना मानेंगे, उसको तो असेट मानेंगे, क्योंकि टाइम से पहले दिए तो हमने अपने फायदे के लिए दिए होंगे। हमें लग रहा होगा कि आगे चलकर भाई खर्चे जल्दी देने से हमें लगता है कि अभी से ही आगे कोई अगर अनसर्टेनिटी लग रही हो हमें कि पता नहीं वो हमें वो चीज़ देगा भी या नहीं देगा, तो अभी से ही उसको पैसे दे के रख दो, तो हमने अपने फायदे के लिए दिया। और अगर वो नहीं भी दे पाया जिस चीज़ के लिए हमने ये पैसे दिए, या वो सर्विस नहीं भी हमें रेंडर कर पाया, तो हमारे पैसे वो वापस करेगा, तो ये असेट है हमारे लिए। ठीक है। और लास्ट में फिर ये बैलेंस शीट हमारी मैच करनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक करी है। समझ में आया आप लोगों को अच्छे से बैलेंस शीट बनाने का तरीका? ठीक है। बाकी चीज़ें हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।